सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें समझे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा था, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी और 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहत उत्पादन का चलन, यानी बड़े स्तर पर उत्पादन करना। बृहत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था, यानी एक विशेष तरह से ये उत्पादन बढ़ा रहे थे। कार निर्माता, इसका उदाहरण यहाँ पर समझें, कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी ये असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मज़दूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, यानी सबको अलग अलग कोई विशेष काम दे दिया जाए, यानी मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था, यानी हर मजदूर अपना अपना काम फटाफट करता रहेगा। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर के निकलने लगी, यानी इतनी स्पीड में कारें बनने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार काफ़ी कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड कंपनी के मज़दूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मज़दूरों ने तो काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन 2 गुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी, यानी कि कोई भी यूनियन नहीं बनाएगा और काम पर आएंगे सभी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी, उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे, यानी काम और तेज हो। उनके मज़दूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं किया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बृहत उत्पादन यानी बड़े स्तर पर तेज़ी से उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी ला दी, यानी लागत भी कम लगती थी और कीमत कम रहती थी। और बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी, चूँकि वेतन बढ़ गया था सबका,
तो बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था और जो 1929 में बढ़कर के 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे और ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थीं। इसका मतलब है, हायर परचेज का मतलब है यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में भी वृद्धि से फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ और ये मकान भी इसी कर्ज के आधार पर बनाते थे और किस्तों से पैसा चुकाते थे। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आय उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में निवेश से रोज़गार और मांग बढ़ती थी, यानी रोज़गार भी बढ़ता था और हर वस्तु की मांग भी बढ़ती थी। तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोज़गार व आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा, यानी विश्व को कर्ज देने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबारने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई और 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इसके बारे में कल पढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।